सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर जो कि डिटर्मिनेंट्स में आती है। ये प्रॉपर्टीज यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। चाहे तुम जेई का उठाओगे क्वेश्चन तब भी उसमें लगेंगी, चाहे तुम एकदम बिगिनर लेवल का उठाओगे तब भी मोस्टली इसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी। और प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं अपन के जेई के ऊपर। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, कभी नहीं आने वाला। अगर तुम्हारा लक अच्छा हो तो अलग बात है, वरना इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आने वाला है। इस वीडियो में अपन केवल और केवल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे और अगर हो सके तो कुछ क्वेश्चन, वरना आने वाले वीडियोस में तो अपन सारे क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड तो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है और अपन को पूरे चैप्टर में ही काम आने वाली है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज टू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। मतलब चलो ये अंग्रेजी छोड़ो। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हें दिख रही है पहली रो, पहले दूसरी रो, तीसरी रो। अगर मैंने इन रोज को ऐसी, अपन की रोज हॉरिजॉन्टल में, अगर मैंने इनको उठा के ऐसे वर्टिकल में कर दिया और सिमिलरली जो रो टू थी उसको भी उठा के वर्टिकल में कर दिया और ऐसे उठा के इनको वर्टिकल में कर दिया, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं अच्छे भाषा में समझाऊं तो तुम देख सकते हो, ये जो A1 B1 C1 है, मैंने उसको ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, मैंने उसको वर्टिकल कर दिया। ये देखो, ऐसे में थी, ये अब आ चुकी है मेरे पास ऐसे में A1 B1 C1। सिमिलरली ये मेरे पास आ चुकी है A2 B2 C2। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल में थी, ये मेरे पास आ गया A2 B2 C2। सिमिलरली ये जो मेरे पास थर्ड रो थी वो बन गई A3 B3 C3। थर्ड रो मेरे पास बन चुकी है अब यहाँ से थर्ड कॉलम। ठीक है, सिमिलरली अपन रोज को भी ऐसे कर सकते हैं, इंटरचेंज कॉलम्स है, और सिमिलरली कॉलम्स को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन कॉलम्स को नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम 3 हो गया C1 C2 C3, अगर मुझे जैसे इनको कॉलम से रिप्लेस करना होता, बात समझ में आ गई, तो अपन इसको कॉलम से भी रिप्लेस कर सकते थे, उसमें भी कोई बात नहीं होती। तो बेसिकली इनकी वैल्यू बराबर होती है, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये जो लैम्डा और लैम्डा डैश है, लैम्डा नहीं मतलब ये अपन डेल्टा बोल दो, डेल्टा बोल देते, चलो डेल्टा और डेल्टा डैश है, इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। और इसको अपन बेसिकली बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट। इस वाले टर्म को अपन को याद रखना है। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ से यही, कॉलम्स और रोज की अदला बदली, बस अपन को इतना याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी भी भैया इंपॉर्टेंट है अपनी। दूसरी प्रॉपर्टी अपन की ये बोलती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। एक मिनट, इंटरचेंज मतलब अपन ने ऊपर भी तो इंटरचेंज नहीं किया था? नहीं, ऊपर अपन ने सारी रोज और सारे कॉलम्स को ही बदल डाला था। इसमें अपन का क्या होता है इंटरचेंज मतलब, जैसे ये मेरे पास फॉर एग्जांपल है पहली रो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैंने सोचा क्यों ना इस R2 को मैं ऊपर ले जाऊं और इस R1 को नीचे ले जाऊं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने एक बार ऑपरेशन किया है, अगर मैंने एक बार रो को इंटरचेंज किया है दूसरे रो से, तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा एक, और ये मेरे पास बन जाएगा वही A2 B2 C2, A1 B1 C1, और यहाँ से पास ये आ जाएगा A3 B3 C3। ये बात समझ में आ गई? ये अकेले रोज पे नहीं, ये अकेले अपन कॉलम पे भी कर सकते हैं। जैसे ये तो हमें दिख रहा है A1 B1 C1, तो क्यों ना ये जो कॉलम 2 है उसको मैं रिप्लेस कर दूं कॉलम 3 से, और कॉलम 3 को मैं घुमा के ले जाऊं कॉलम 2 पे। वापस यार एक नेगेटिव साइन आएगा और ये अपन यहाँ से लगा सकते हैं A1 A2 A3, और यहाँ से पास आ जाएगा C1 C2 C3, और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से B1 B2 B3। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? बट क्या अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं कि भैया ये नेगेटिव साइन ही आने वाला है? क्या अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं? अपन इसको बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, और इसको चलो एक बार प्रूफ करके देख भी लेते हैं। एक मिनट बस, इसको थोड़ा मैं हटा दूं, काफी कचरा हो गया था। ठीक है भैया, अब अपन को जहां तक बात करनी है, मैंने अभी यार क्या बोला कि एक नेगेटिव साइन आएगा इंटरचेंज करने पे। ठीक है भैया, देख लेते हैं। ये अपन का एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये अपन का एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने यहाँ से इसको जब करा, मैंने इसको जब पलटा, मैंने यहाँ से क्या करा, देखो A2 B2 C2 को ऊपर ले गया और इसको मैंने नीचे ले गया, तो एक माइनस साइन आया। अब इसका अगर अपन को मुझे साइन लगाना है, साइन मतलब अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये ऐसा आता है R1, और यहाँ से ये अपन का ये वाला साइन और R2। इससे मतलब ये होता है, अगर इसको सरल भाषा में बोले, R1 और R2, R1 और R2 दोनों बदल गए। अब ये वाला डिटर्मिनेंट एक नया डिटर्मिनेंट है, क्या मैं इस पे वापस से ऑपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, मतलब अपन जितने चाहे ऑपरेशन कर सकते हैं। बट मुझे वापस से एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने क्या करा, जो A3 B3 C3 वाली थी, मैं इसको ऊपर ले गया और इस वाली रो को मैं नीचे ले गया। तो मैंने ये जो माइनस था, मैंने वापस से एक माइनस लगाया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ से ये डिटर्मिनेंट हो गया। इन तीनों की वैल्यू, ये वाले और ये वाले की वैल्यू सेम आने वाली है, और इस वाले में मैंने करा R2
है ना। इस वाले में मैंने करा R2 और यहाँ से मेरे पास R3, क्यों? क्योंकि मैंने R2 और R3 को बदला था। ठीक है यार, ये वाला तो बात हो गई अपन की कॉलम रोज बदलने की। क्या मैं कॉलम बदल सकता हूँ? मैंने वही अभी यार बताया कि जैसे C1 C2 C3 था, मैंने क्या करा, मैंने ये वाली रो को, जो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो को मैंने सॉरी फर्स्ट कॉलम को मैंने सेकंड में कर दिया और सेकंड कॉलम को मैंने फर्स्ट में कर दिया। बस एक माइनस साइन आ गया और वापस से ही बदल गया। सिमिलरली मैंने इसको वापस से, जो ये वाली थर्ड कॉलम थी, इसको मैंने यहाँ से पलटा और इसको मैंने यहाँ से पलट दिया, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से ये वाली बात। इसको अगर तुम ओपन करके प्रूव करोगे, ओपन मतलब वही जैसे अपन डिटरमिनेंट को खोलते हैं ना पूरी वैल्यू के लिए, जो थोड़ा लंबा आ जाता है 3 स्टेप में, वो अपन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आ ही जाएगी। अब अपन की बात आती है, अब अपन की बात आती है ये वाली प्रॉपर्टी पे, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। मतलब अपन के पास 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं, अगर 3 रोज में से कोई भी 2 रो सेम हो गई तो आंसर जीरो आने वाला है। या फिर 3 कॉलम में से दो, कोई भी 2 कॉलम सेम हो गए तो आंसर जीरो आने वाला है। ये तो इसका सबसे बच्चों वाला प्रूफ है। बच्चों वाला प्रूफ कैसे? देखो, मैंने इसको फॉर एग्जांपल माना है डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C1 और वापस से A1 B1 C1, क्यों? क्योंकि 2 रो सेम है। अब मैं अगर R1 और R3 की अदला बदली करूं, मैंने बताया था अगर मैं अदला बदली करूंगा तो एक माइनस साइन तो आने वाला है, ठीक है भैया। एक मेरे पास माइनस साइन आ गया और यहाँ से ये बन गया डिटरमिनेंट। बट मैंने बताया था वैल्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब वैल्यू तो सेम होती है, वैल्यू सेम रहती है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, क्योंकि मैंने वही तो प्रूफ कर दिया ना। यहाँ से ये डेल्टा है और ये माइनस डेल्टा बन चुका है। यहाँ से बात समझ में आ रही है? यहाँ से ये अंदर वाली की वैल्यू क्या है, ये डेल्टा है और एक माइनस साइन है। और मैं बता चुका हूँ कि यार यहाँ से अगर अपन इन रोज को इंटरचेंज करेंगे, कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू बराबर होती है ना। बात समझ में आ रही है? बस एक नेगेटिव का साइन लग जाता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, मतलब इसको अपन ने यहाँ पे ले गए और ये मेरे पास क्या बन गया, टू डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई? तो ये अपन को बात याद रखनी है कि अगर दो रोज या फिर मेरे पास दो कॉलम्स अगर मेरे पास सेम हो गए तो मुझे भैया जीरो आने वाला है, मतलब बिना कैलकुलेट करे अपन का आंसर जीरो आएगा। अगली अपन की थोड़ी प्रॉपर्टी रहती है ना। अगली अपन की प्रॉपर्टी रहती है अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये जितनी भी बातें हैं ना, इसको तुम केवल सुनो नहीं, इसको कॉपी पे उतारो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सुनने से मैच नहीं आती है। अपन जब लिखेंगे उसको कॉपी में, पूरे नोट्स मैं बता ही रहा हूँ, है ना, इस नोट्स को तुम लोग लिख लोगे तो फायदा ही होने वाला है। क्या आ रहा है यहाँ पे? A common factor of all elements of any row or column may be taken outside with the sign of the determinant। अंग्रेजी छोड़ो, अंग्रेजी अपन को इतनी समझ में नहीं आती, अपन सीधा भैया मैथमेटिकली इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आ चुका है एक वापस से डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने एक फॉर एग्जाम्पल दूसरा डिटर्मिनेंट लिया जिसमें पहली रो मेरे पास मल्टीप्लाइड है कोई m नाम के कांस्टेंट से। m कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी रो को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन से। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं कि तुम कोई भी रो से अगर कॉमन फैक्टर अवेलेबल है पूरी रो में तो उसको तुम निकाल सकते हो। तो मैंने वही करा, मैंने पूरे रो से, यहाँ से जो पूरी रो आई है इस पूरे रो से मैंने कॉमन फैक्टर m बाहर निकाल दिया और मेरे पास यहाँ से ये आ गई। डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस में एक फर्क आता है। जैसे अगर तुम मैट्राइसेस में अगर m इंटू ये पूरा करोगे ना, तो ये जो m वाली वैल्यू है ना, ये हर रो में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये मैट्राइसेस में होता है। अगर अपन ने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो वो पूरे पूरे मैट्राइस में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट्स में अपन का केवल एक रो या फिर एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ से m इज इक्वल टू दिस, m इंटू दिस, और ये मेरे पास क्या थी वैल्यू, ये मेरे पास तो थी मेरे पास डेल्टा, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू m इंटू डेल्टा। बात समझ में आई? अब अपन एक बार यहाँ से जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको रिड्यूस करना हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, रिड्यूस मतलब अपन को ऐसा नहीं कि अपन वैल्यू निकालना। अब देखो, क्या मैं इसमें से ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो पहली रो है, पहली रो से क्या मैं 8 निकाल दूं? निकाल ही सकता हूँ यार, क्योंकि यहाँ से ना 8 अपन का कॉमन दिख रहा है, तो चलो यहाँ से मैं 8 कॉमन निकाल देता हूँ। अंदर मेरे पास क्या बचा, 8 4 जा 32 था, 8 3 जा 24 था और 8 2 जा था। ये वाली बात समझ में आ रही है? और यहाँ से मेरे पास था 8 3 5 और यहाँ से मेरे पास बच गया 4 5 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि अगर मैंने यहाँ से 4 भी कॉमन निकाल दिया तो, अगर मैंने यहाँ से 4 भी पूरे पूरे अपन के कॉलम से कॉमन निकाल दिया तो क्या आने वाला है, इसको मतलब आने वाला है बाहर 8 इंटू 4। और ये मेरे पास कितना होगा, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 3 3 5 और ये मेरे पास आने वाला है 2 5 3। बात समझ में आ गई यहाँ से? बस यहाँ से यार ये वाली वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू,
अब यार यहाँ से ये इतनी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, इसको तो अपन मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो कभी कभार अपन के यहाँ से जो प्रॉपर्टीज हैं ये काफी काम आ जाती है रिड्यूस करने में और फिर फर्दर इसको करने में। अब अपन चलो अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी अपन की आ जाती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रो इन द सम ऑफ टू इज इन द सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। वापस से अंग्रेजी अंग्रेजी अपन को समझनी नहीं, अपन को सीधा मैथमेटिकली देखना है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम कंस्टिट्यूट करके बना है दो रो से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको यहाँ से 8 4 3, और मैंने लिख दिया यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको लिख देता अपन चलो यहाँ से 7 7 2 1, और इसको अपन कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हैं यहाँ से वापस से 8 3 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 4 और 4 3, सिमिलरली 3 + 4 2 1 और 4 + 4 3 5। अब मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे पास पहला कॉलम है ये मेरे पास दो सम के कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब दो सम को मिला के बना है। तो अब इस वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेसिकली देसी भाषा में तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। तोड़ने वाली मतलब इस एक डिटर्मिनेंट को अपन दो में तोड़ सकते हैं, मतलब अपन बाकी दो रोज और बाकी दो कॉलम्स को या फिर बाकी दो रोज को तो कांस्टेंट रखेंगे और जो कंस्टिट्यूट कर रहा है उससे अपन तोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 से अपन ने ये अलग बना दिया और सिमिलरली अल्फा 1 अल्फा 2 3 से अलग बना दिया। इसको अगर सरल भाषा में समझाऊं मैं, तो सरल भाषा में यहाँ से ये बनने वाला है कि इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 4 3 3 3, यहाँ से 3 आया नहीं, 3 2 1 और 4 3 5 ये मेरे पास आने वाला है, प्लस ये मेरे पास आने वाला है 4 4 4 4 2 3 3 1 5। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? और फिर अपन ये तो बेसिकली अभी लग रहा होगा, हाँ, मतलब अभी तो साफ समझ में आ रहा होगा कि भैया प्रॉपर्टी किस काम की है। मतलब मैं तो यहाँ से इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लूँ ना, मैं इसको मतलब दो में तोड़ूं और फिर दो की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करूँ, लेकिन नहीं, बाद में जब तुम क्वेश्चंस देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मतलब इसलिए मैंने बोला जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन की काफी इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉपर्टीज अपन की काफी इंपॉर्टेंट है, तो वही अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं, अगला बेसिकली अपन का इसमें ऑपरेशन रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसको अपन थोड़ा इधर कर लेते हैं और शीट को, है ना, a2 b2 c2 और यहाँ से a3 b3 c3। तो अपन बेसिकली एडिशन और यहाँ से अपन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इन रोज या कॉलम्स पे, है ना। कैसे? मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि यहाँ से अपन की ये R1 है, मैं R1 को रिप्लेस कर सकता हूँ, R1 रिप्लेसेस टू R1 + R2। ये तुम मतलब R1 + R2 ये अपन का मतलब होता है रिप्लेस करना, मतलब R1 को रिप्लेस करना R1 + R2 से। तुम इसकी जब वैल्यूज देखोगे ना तो वैल्यू सेम ही आने वाली है, मतलब R1 + R2 ये हो जाएगा A1 + A2, ये हो जाए सॉरी R1 + R2, R1 + R2 करना है, हाँ सॉरी, R1 + R2 ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से B1 + B2, ये आ जाएगा C1 + C2, ये तो सेम ही रहेंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, B2 C2 A3 B3 C3। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ये कैसे आएगा यहाँ से? ये वापस से इसको अपन तोड़ सकते हैं ना, यहाँ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी से अपन इसको तोड़ ही सकते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यूज सेम तो आने ही वाली है। बात समझ में? इसको अपन वापस से तोड़ सकते हैं और अपन देखें, हाँ चलो, इसको तो मैं लग रहा होगा कि भैया एक मिनट इसको मैं कैसे तोड़ूंगा। इसको अगर मुझे तोड़ने की बात आई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ A1 A2 A3, है ना, और B1 B2 B3 B1 B2 B3, यहाँ से लिख सकता हूँ C1 C2 C3, है ना, प्लस, है ना, प्लस अपन ने ऊपर तोड़ने वाली प्रॉपर्टी से इसको तोड़ा A2 A2 A3, है ना, फिर यहाँ से पास आ गया B2 B2 B3 और यहाँ में से मेरे पास आ गया C2 C2 C3। बट मैंने तो यहाँ से देखा है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स होती हैं सेम तो आंसर आता है 0, बट इसमें तो R1 और R2 दोनों ही सेम है, तो क्या ये 0 नहीं होने वाला है? तो ये 0 होने वाला है, तो क्या ये और ये बराबर नहीं है? बराबर है ना। तो बस यहाँ से ये वाली बात थी कि अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अपन ऐसा भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, R1 को मैं लिख सकता हूँ R1 - R2। ठीक है, बात समझ में? इसको अपन आराम से लिख सकते हैं। सिमिलरली अपन एक साथ दो परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ R1 को अपन रिप्लेस करें R1 + R2 से, सिमिलरली R2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R2 + R3 से, है ना, और फिर अपन इसका रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थी और इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। अपन ने यहाँ से कितनी प्रॉपर्टीज देखी? बेसिकली 5 प्रॉपर्टी देखी, बट आगे अपन कुछ अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स।
इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को अपन प्रूफ भी करेंगे। उस प्रूफ करने से अपन को फायदा ये होने वाला है कि अपन को समझ में आएगा कि अच्छा ये जो अपन ने प्रॉपर्टीज सीखी है इसको अप्लाई कैसे करना है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन को डायरेक्टली याद होने चाहिए क्योंकि वो जेई मेंस पे डायरेक्टली आ सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं शायद तो मैं अभी इतना फील ना आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ शायद अभी इतना फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही तो है। मतलब ये क्या, तो आप तुम बोलोगे यार भैया ये तो आपने क्या सीधा मतलब लिखी तो दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगली वीडियो में जब इसको अपन न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे ना तो तुम्हें आराम से सारी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होती जाएंगी और अपन से सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और नीचे कमेंट करके बता देना अगर तुम लोग को वीडियो कैसी लगी हो, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट का स्कोप हो तो डेफिनेटली नीचे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।